नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। अब तारीखों के ऐलान के बाद बड़े बड़े दावे जो अब तक किए जाते रहे, अब उन दावों की पड़ताल का वक्त है। जनता किस तरह से उन दावों को देखती है। बीजेपी सरकार 10 साल से है, कांग्रेस सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन अभी टिकट वितरण पर अभी मामला सबका अटका है, जो अगले 7-8 दिनों में होना है। और हमारे साथ एक खास मेहमान है हेमंत अत्री साहब। हरियाणा में रहते हैं, रोहतक में। हरियाणा की राजनीति को तो 3 दशकों से ज़्यादा वक्त हुआ इनको समझते हुए। दैनिक भास्कर में सीनियर पोजीशन पर रहे और भी कई मीडिया संस्थानों में रहे, लेकिन देश की राजनीति को भी उतनी ही बारीकी से हरियाणा से देखते हैं। लेकिन आज ये दिल्ली आए हुए हैं, एनसीआर। तो 2 दिन पहले भी आपने मेरे प्लेटफॉर्म पर इन्हें देखा होगा। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि कभी यहाँ हमारे दफ्तर में और कभी रोहतक में जहाँ ये रहते हैं, हेमंत अत्री साहब से, कुछ और स्थानीय पत्रकारों से बात करें और समझें कि हरियाणा की तासीर क्या है, हरियाणा की तस्वीर क्या दिख रही है, हरियाणा का सियासी इतिहास क्या बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है। देवीलाल, बंशीलाल, भजनलाल और अब उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी सियासत में, और इन सब के बीच बीजेपी का 10 साल का शासन है, डबल इंजन की सरकार। दर्जनों विज्ञापन, करोड़ों रुपए विज्ञापनों में खर्च किए गए, अखबारों में जो विज्ञापनों के कई पन्ने मैंने रखे हैं। और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने जो कहा वो किया या नहीं, ज़मीनी हकीकत क्या है और सियासी समीकरण क्या है। तो स्वागत है आपका हेमंत। आज भी फिर आप रोहतक से यहाँ पधारे, देश की राजधानी। तो उस दिन हमने थोड़ी बात की थी हरियाणा की ओवरऑल। आज मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसे डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो उस सरकार ने 10 साल में क्या किया वो सब समझने से पहले, और बहुत सारे अखबार के विज्ञापन मैंने रखे हैं, ताकि यही विज्ञापन मैंने दीपेंद्र हुड्डा को भी दिखा के सवाल पूछे थे, यही विज्ञापन मैंने कुमारी शैलजा को भी दिखाकर सवाल पूछे थे, जो सरकार जो बीजेपी सरकार के दावों के कैंपेन के विज्ञापन। इस पर आने से पहले ये पूरा मैंने क्या करता हूं, मैं जब भी चुनाव से पहले जो सरकार होती है उस सरकार की तरफ से जितने विज्ञापन दिए जाते हैं, 1 महीने में करोड़ों के तो कम से कम उन विज्ञापनों को मैं निकाल कर रखता हूं। और जब मैं जाता हूं ट्रैवलिंग में तो इन विज्ञापनों में जो बातें कही गई है उसको ज़मीन पर समझने की कोशिश करता हूं। तो इस पर बात करने से पहले एक एक पॉइंट पर एक खबर ये भी आ गई, अगर देखें हरियाणा के कांग्रेस पर्सपेक्टिव से, कि एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावेदार तो हैं ही, चूँकि 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो स्वाभाविक दावेदार हैं, सीएलपी भी हैं, बड़े लीडर भी हैं मुख्यमंत्री की अगर सरकार बनती है। एक कुमारी शैलजा जो अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, जो उन्होंने कल मेरे इंटरव्यू में भी कहा और लगातार कि मैं भी लड़ना चाहती हूँ विधानसभा, और क्यों नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखूँ, कोई गलत तो नहीं। लेकिन आज अचानक जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनकी तरफ से बयान आ गया कि जो लोकसभा सदस्य होगा, सांसद होगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करनी पड़ेगी। तो एक तरह से कुमारी शैलजा का चैप्टर क्लोज हो गया मान लें। नहीं अजीत जी, ऐसा नहीं मानता मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपने। जो आपने बातें कही वो 100% सच है कि सबसे बड़ा लीडर कौन है, सीएलपी कौन है, स्वाभाविक दावेदार कौन है, इसमें तो कोई शक है नहीं किस तरीके का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे, और अनुभव भी उन्हीं को है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अनुभव है, इसमें कोई बात ही नहीं। सबसे ज्यादा पॉपुलर भी वही है, फेस भी वही है, एक तरीके से सीएलपी लीडर है, पीसीसी प्रेसिडेंट भी उन्हीं के साथ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा विधानसभा का वही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर आपको 2005 ध्यान हो तो हुड्डा साहब कहाँ एमएलए थे? हाँ, तो तब तो भजनलाल के नाम पे भजनलाल पीसीसी प्रेसिडेंट थे। हुड्डा साहब लोकसभा के एमपी थे अपने रोहतक से, 2004 में ही बने थे, वो 4 में ही बने थे, और 2005 में वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये कोई उस तरीके का वो नहीं है कि मतलब आप आउट रेस से बाहर हो गए, मैं रेस में इन हो गया। लेकिन स्वाभाविक एज हुड्डा साहब को इसका एक जो बिटवीन द लाइंस जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो ये है। हाँ, लेकिन अगर कोई पार्टी हाईकमान तय कर दे कि भाई 2 महीने पहले 3 महीने पहले चुनाव हुए और आपको नहीं लड़ना है, तो चैप्टर तो क्लोज ही हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग जो मैसेज है, पॉपुलर मैसेज, पॉपुलर मैसेज यही हो जाएगा कि नहीं लड़ना। अब 4 जून को परिणाम आया है। आप अक्टूबर में चुनाव में 4 अक्टूबर को नतीजे उसके आ जाएंगे, थोड़ा सा दैट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, कोई मतलब नहीं। तो वैसी सूरत में ये लोग क्या करते हैं कि अपने किसी एक प्रिय को अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लड़ा देते हैं। इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, कल को आपका दाव लग जाए तो उसका इस्तीफा करा के और आप बाय इलेक्शन में 6 महीने में आप उस तरह की चीजें होती। लेकिन फिलहाल ये संदेश भी, फिर अगर ये दीपक बावरिया ने कहा है तो अभी ये मानने की भी कोई वजह नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया।
कहीं ऊपर से कोई डिस्कस होके भी कहा होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा ने कई बार पिछले 15 दिन 1 महीने में कई इंटरव्यू में बात कर दी, मेरे में भी, एक्सप्रेस में भी, पीटीआई में भी, तो कहीं से ये संदेश दिया गया कि ये चैप्टर अभी फिलहाल चुनाव में लड़ने का नहीं है। अजीत जी, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन बताया है स्क्रीनिंग कमेटी का, और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन जी। बिल्कुल। तो उस मीटिंग के अंदर जब आप क्राइटेरिया तय कर रहे थे, उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है, तो इसको आप इस रूप में देखें कि भाई जो उस कमेटी में फैसला हुआ, वो बाहर आके जब हम लोगों ने, आप लोगों ने पूछा, तो उसने कहा कि साहब सिटिंग एमपी को चुनाव में ना उतारने का फैसला स्क्रीनिंग कमेटी ने लिया है। ठीक है, तो बात तो अब वो क्या आगे होगा, फिलहाल वो आगे क्या होगा, कैसे अब आते हैं मूल मुद्दे पर। ये तो चूंकि आज की खबर थी तो हमने उस पर बात कर लिया। अब मूल मुद्दे क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि चूंकि 10 साल से सरकार है डबल इंजन की, और विज्ञापन देने में, अखबारों में, पोस्टर में, होर्डिंग में, मीडिया में, चैनल पर, सोशल मीडिया में विज्ञापन देने में, विज्ञापन की बम्बार्डिंग करने में, कहें कारपेट बॉम्बिंग जैसे होती है, बीजेपी का कोई जवाब नहीं। पैसे की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, सब जगह सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, अरबों रुपए फूके जाते हैं चुनाव में विज्ञापन में। तो ये विज्ञापन पिछले 2 महीने से अखबारों में छप रहे थे, सारे अखबार में। तो अब ये इन विज्ञापनों के हवाले से जरा हेमंत अत्री जी को समझेंगे, फैक्ट चेक करते हैं कि जो दावे किए गए हैं, इन दावों के हिसाब से देखेंगे तो लगे हरियाणा में सब कुछ हरा ही हरा है एकदम। हालांकि मौसम देखिए यहाँ भी बड़ा खुशगवार है, लेकिन जरा इसको समझते हैं। तो एक पहला हम आपसे बात करते हैं समझने के लिए। कैंपेन है नॉन स्टॉप हरियाणा, जो बीजेपी कैंपेन कर रही है वो कहती है नॉन स्टॉप हरियाणा। दीपेंद्र हुड्डा काउंटर में करें हरियाणा मांगे जवाब, वैसे ही कुछ कुमारी शैलजा का। अब ये पहला विज्ञापन है जिसमें है हम हरियाणवी बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं, और उसके बाद इन्होंने कह दिया है कि पिछले 10 साल में प्रदेश के 1,32,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर मिली सरकारी नौकरियां, 50,000 और भर्तियां द्रुत गति से जारी। एक बात अब इस पे आने से पहले, लेकिन इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि ये है अखबार 27 जुलाई का हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें आंकड़ा दिया गया 1,32,000 युवाओं को नौकरी का। अब चूंकि मैंने 1 महीने का विज्ञापन काटा, अब दूसरा है इसके 27 जुलाई के बाद ठीक 15 दिन बाद, मान लीजिए 13 अगस्त का। अब इसमें कहा जा रहा है 1,44,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी। तो 1,44,000 हो गया, और यहाँ है 1,32,000, मतलब 12,000 युवाओं को लगभग मान लीजिए 12-13 दिन में नौकरी मिल गई। तो इसका मतलब लग रहा है प्रतिदिन 1000 लोगों को नौकरी मिल रही है। अब क्या इसका फैक्ट है, बताइए। अजीत जी, मुझे तो ये लगता है कि आपने ये सारा काम मेरे जिम्मे लगा दिया इसके पोस्टमार्टम का, और अगर इसका आप फैक्ट चेक करेंगे तो मुझे बहुत दुर्भाग्य और दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि ये नॉन स्टॉप हरियाणा नहीं है। अगर माफ कीजिएगा, जब हम तथ्यों पे बात करेंगे, आई एम सॉरी टू से, दिस इज फुल स्टॉप हरियाणा। इट्स ए कंप्लीट फुल स्टॉप हरियाणा। उसका कारण केवल क्या है कि जिन चीजों का दावा है, आप एक एक सवाल पूछते जाइए और मैं आपको साथ के साथ जवाब देता हूँ। आपका पहला स्लग है इसमें, हम हरियाणवी बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। बिना ये मैं समझ भी नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची क्या है। ये आरोप लगाते थे कि भूपेंद्र हुड्डा के जमाने में या पहली सरकारों में मुख्यमंत्री को पर्ची देनी पड़ती थी रोल नंबर की, और फिर खर्चा होता था और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता था। ये पहले ही आरोप लगते थे। ये क्लेम करते हैं कि हमारे समय में हम ना पर्ची लेते हैं और ना खर्ची लेते हैं। केवल इसी पे रुक जाइए आप, आगे नीचे बाद में चलिए। तो अब उसके बाद है बिना खर्ची का जो इन्होंने बात की, इनका जो एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी था नागर, वो कितने रुपए के साथ ऑफिस में पकड़ा गया? करोड़ों रुपए के साथ ऑफिस में पकड़ा गया जी। और वो अकेला व्यक्ति अंदर गया, वो किसके थ्रू, क्या एचपीएससी आपको जानकारी होगी, गजेटेड ऑफिसर्स गजेटेड सिलेक्शन करता है, क्लास 1 और क्लास 2 के टॉप सिलेक्शंस। उसमें वो व्यक्ति के साथ दफ्तर में करोड़ों रुपए लेके पकड़ा गया। एक भी उसके साथ ना तो कोई कौन जुड़ा है कौन नहीं। और गजब देखिए, उसने कहाँ पेपर छुपवाए, कहाँ छिपाए, कहाँ पैसे हैं, जो भी निशानदेही होती है पुलिस पकड़ के, कहीं पुलिस उसको लेके तक नहीं गई और उसको चुपचाप। तो अब करिए एक करप्शन का मामला, मैं केवल शुरुआत बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कर रहा हूँ। अगले सेंटेंस पे चले जाइए आप। अब पारदर्शी ढंग से हो रहा है भर्तियां, ना भाई भतीजावाद, ना सिफारिश, ना जात पात, ना क्षेत्रवाद, हर शब्द पे आइए। पारदर्शी ढंग से भर्तियां कब होती हैं कि जब आपने परीक्षा आयोजित की और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि पौने 10 साल में, फर्स्ट पौने 10 साल में 30 से ऊपर पेपर लीक हुए नौकरियों के, 30 से ऊपर। जवाब दे दें, एक भी पेपर ऐसा बता दें किसी नौकरी का। नहीं, ये जो बिना पर्ची करे, पहले पर्ची से नौकरी होती, क्या ये कहते हैं कि जो पुरानी सरकारें थी वो मुख्यमंत्री के कार्यालय से बैकडोर से एंट्री होती थी, पर्ची देकर खर्ची और तो जो उसका कैश का उसका।
इनका ये आरोप था। हाँ। इनकी पारदर्शिता का ये है कि कोई एक पेपर ये बताए पौने 10 साल में लोकसभा चुनाव तक जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, एक का नाम बता दे पूरी भाजपा। नहीं ऐसा तो नहीं है मैं कि बता रहा सारे हूं। एग्जाम पेपर वन एंड ऑल, वन एंड ऑल, आई कैन गिव यू द लिस्ट। कहो तो Okay. मैं पढ़ देता हूँ। हाँ ठीक? अच्छा सारे कोई पेपर पेपर, लीक। हर एक पेपर लीक। अच्छा, और कितने पेपर हाई कोर्ट में चैलेंज हुए, कितने कैंसिल हुए। अच्छा वो क्या कहते हैं कि भर्ती रोको गैंग। अगर सरकार ने मेरिट पे सिलेक्शन किए हैं, कौन भर्ती रोक देगा? हाई कोर्ट की आंख तो खराब है नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट की। ये देखिए आप, ना भाई भतीजावाद। हरियाणा के कितने गजटेड अफसर पोस्टों पे और क्लास 3 पोस्टों पे हरियाणा के बच्चे लगे और कितने बाहर के लगे, इसका हिसाब दे दीजिए। तीसरी बात, ना सिफारिश। जो मुख्यमंत्री जी का जो पीए है, जिसको बाद में मनोहर लाल जी ने नायब सिंह सैनी को गिफ्ट किया ओएसडी बना करके, उसके 5 रिश्तेदार फिलहाल भी महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, अभी भी, विदाउट एनी सिलेक्शन व्हाटसोएवर। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ना जात पात, ना क्षेत्रवाद। जब बाहर के ही लोग लग रहे हैं, 82 एसडीओ सेलेक्ट हुए, 70 से ऊपर बाहर के हरियाणा से, तो आप करेंगे क्या? इसकी हर सवाल का जवाब मांगता हूँ। हाँ ये देख लीजिएगा, हाँ, ये हर सवाल ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे फैक्ट्स, मेरे रिकॉर्ड। आप करें, आईटी सेल वाले हाँ, नहीं, निकाल के let them आपको come, let them come on merit, and I challenge them, whatever I say, let them have a debate with me here only. What is the problem? ठीक है। पिछले 10 साल में प्रदेश के 1.32 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर मिली सरकारी नौकरी। अब ये इसमें 1.32 है, जैसा कि मैंने हाँ, बताया, उसमें 144 हो गया। 144 हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको रखिए। हाँ। हरियाणा के अंदर आपने जो ये सारी बात की, मैंने पेपर लीक बताया आपको, पारदर्शिता बता दी आपको, ये सारी चीजें बताई, भाई भतीजा बताया। हाँ। हकीकत रोजगार की हरियाणा में क्या है? लेट्स कम ऑन मेरिट्स। हरियाणा के अंदर आज की तारीख में अजीत जी, न भूतो न भविष्यते 37.4% बेरोजगारी की दर है। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये सीएमआई का डेटा है। डेटा हाँ, कुछ दिन पहले सीएमआई 37.4, इट्स हिस्टोरिकल, मैक्सिमम हिस्टोरिकल एवर। उसके बाद आप जाइए, 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं या नहीं है, बीजेपी इसका जवाब देते हैं। 2 लाख से ज्यादा पद, उनमें से भी कौन से खाली है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। केवल शिक्षा विभाग में 50,000 पद खाली। शिक्षा विभाग के बिना तो कैसे काम चलेगा? शिक्षा विभाग में 50,000 पद खाली। पुलिस विभाग में 20,000 पद खाली है हरियाणा में आज की तारीख में। उसके अलावा आप चलिए स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 पद खाली, जो सबसे क्रूशियल है स्टेट के, अगर उसका देखेंगे। उसके बाद बेरोजगारी के मामले में यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा आपको, नया निवेश नहीं आ रहा, नई फैक्ट्रियाँ नहीं आई, वो एक पक्ष। हम परसों भी चर्चा कर रहे थे, किसी गांव में आप चलिए हरियाणा में, हर गांव में आपको 15 से 20 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अपनी ज़मीन बेच करके पलायन कर गए हिंदुस्तान से, और वो कैसे देशों में जा रहे हैं? डोंकी रूट से। हरियाणा के युवा, आपने देखा होगा, इजराइल में सरकार ने भर्ती करके भेजे। इजराइल इज ए वार टाउन कंट्री। आपने वहाँ देखा होगा, अपने इसके अंदर रशिया का जो यूक्रेन का वार चल रहा है, रशियन साइड से हरियाणा के बच्चे चुनाव वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कभी सुना था? ये हरियाणा जैसा प्रगतिशील राज्य है। ये इस सरकार के रोजगार की असलियत है। तो ये अभी इसका डेटा फैक्ट चेक नहीं पता चलेगा कि ये जो 1,44,000 सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो भाई ये डेटा तो फर्जी नहीं होगा ना, अगर वो कर रहे हैं। मैं सर दूसरी बात कर रहा हूँ। हाँ। इसको आप थोड़ा सा उल्टे तरीके से देखिए। हाँ। हाल ही में सरकार ने घोषणा करी 14 मार्च को, अगर आपको ध्यान हो, कि जो हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम के जो 1,20,000 बच्चे हैं, आप कुछ दिन भी चर्चा हम कर रहे थे, उन सबको रोजगार की सुरक्षा दे दी गई 58 साल तक। क्या इसमें वो भी तो नहीं जुड़े हुए? क्योंकि अगर वो नहीं जुड़े होते तो ये 2 लाख पद खाली नहीं होते। ये भी देखना पड़ेगा आपको। कौशल रोजगार विकास निगम क्या है? मैं आपके पास आया, आपने मुझे नौकरी लगा दिया, ना मेरा कोई पे स्केल था, ना मेरा कोई सुरक्षा है सामाजिक, ना मेरी पेंशन वेंशन तो वैसे ही खत्म हो गई थी, मेरा किसी तरीके का कुछ नहीं। क्या इसमें वो भी इंक्लूडेड है? दैट हैज टू बी सीन। अगर ये होता तो हरियाणा में देखिए एक चीज माननी पड़ेगी आपको कि कुल सरकारी पद ही 4 लाख के आसपास है। 2 लाख मैंने बताया आपको खाली है। तो उसमें अगर ये 1 लाख इतने कर दिए, तो फिर वो कौशल रोजगार वाले कहाँ से आए फिर? या तो वो तो फिगर ये गलत है, फैक्ट या तो अभी गलत। इसमें कुछ एम्बिग्विटी है। हाँ, नहीं, सरकार हालांकि- कहे कौशल रोजगार के इतने किए, इसको अगर ब्रेकअप करेंगे हाँ। तो ये रेगुलर अपॉइंटमेंट्स और ये कौशल रोजगार की, जिनको आप रेगुलर करना चाह रहे थे, वो क्या बोलते हैं, नौकरी की सुरक्षा 58 साल तक, क्या वो है ये या क्या है ये? सरकार को बताना चाहिए, क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद एक जैसे, चूंकि अब देखिए ये फैक्ट चेक करने की बात है, अभी ये बता रहे हैं, हम भी आगे डेटा देखेंगे उसको। अब जैसे एक और चीज़ कहा जा रहा है, चूंकि नौकरी और बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है, हर राज्य सरकार पर यह आरोप है कि वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही, और उसी बीच पर्चे लीक की बहुत सारी घटना हर राज्य में होती है, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे गैर कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे गैर भाजपा हो। और ये सबसे बड़ा सवाल युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी। अब उसमें जैसे इसमें है कि हाँ, इसमें है
कि कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कार्यकर्ताओं की नौकरी की सुरक्षित। जी। ये दोनों डेटा बीच में कुछ है क्या? नहीं, यहाँ 1,44,000 को बिना पर्ची की नौकरी दी। हाँ, ये और यहाँ इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये रेगुलर थी। हाँ, और ये हमने कौशल रोजगार वाले हाँ, लगाए, जिसको हाँ, हमने सुरक्षित किया हाँ, 14 तारीख की हाँ, नोटिफिकेशन से। इसका मतलब आप देखिए 1,44 और 1,20, हाँ, तो ये तो 2,66 2,64 हो गए। हाँ। फिर 2 लाख पद कौन से खाली है? सैंक्शन पोस्ट कितनी है हरियाणा में? 3.5 लाख। ये क्या अच्छा। है? तो ये समझने की बात है। उसके कौशल रोजगार का जो आप बात कर रहे हैं, दैट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन यू एंड मी। हाँ, यू विल बी वर्किंग, आई विल बी वर्किंग ऑन ए कंसोलिडेटेड सैलरी। अब इन्होंने उसको कहा कि 58 साल से पहले आपको हटाएंगे नहीं। केवल वो व्यवस्था की है, वो नोटिफिकेशन आई थी, वो लागू हो गया नहीं, क्योंकि आपको पता है 16 को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो उसका क्या स्थिति है ग्राउंड पे, वो तो अभी देखा जाएगा क्या। उसके बाद है कि पात्रता के आधार पर 12वीं पास रोजगार युवाओं को 1,200 रुपये, स्नातक माफ करें ग्रेजुएट को 2,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 3,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बहुत अच्छी दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। हाँ। दिया है, दिया जाएगा। नहीं, कब मासिक से? माफ करिए, हाँ, मासिक मासिक होता है, दे मासिक। दिया लिखा हुआ, दिया बेरोजगारी भत्ता। ये कब से दिया? हाँ। कब से लागू किया ये? और क्या जब आप और मैं बीए करते हैं या एमए करते हैं या 10वीं करते हैं, क्या हम बेरोजगारी भत्ते के लिए काम करते हैं? क्या पढ़ाई भी बेरोजगारी भत्ते के लिए करते हैं? हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। पूरे देश के बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब के लोग आके अपने मिलेनियम सिटी गुड़गांव में नौकरी करते हैं, फरीदाबाद में करते हैं, पानीपत में करते हैं, अम्बाड़ा में करते हैं, सोनीपत में करते हैं, रोहतक के IMT में करते हैं। तो वहां पर अगर वो रोजगार दे, फिर इनको बेरोजगारी भत्ता देने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, अगर बेरोजगारी भत्ता दिया, कितनों को दिया? मैं सवाल इसमें इन्होंने लिखा हुआ संख्या देनी चाहिए। अच्छा, संख्या आप संख्या दीजिए ना, कितने बच्चों को दिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कब से दिया? हाँ, आपने 2014 से दिया क्या, या 2019 से दिया क्या, 2022 से दिया क्या? फिगर दीजिए, क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद है ये अग्निवीर, एक बड़ा सवाल है जी। अब ये अग्निवीर को लेकर जो स्कीम आया, जिसमें हमारे अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, जी। ग्रुप सी की भर्तियों में परीक्षा से छूट, सिपाही, माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन, ये सब, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब के पदों पर अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण। जी। अब ये अग्निवीर को लेकर चूंकि बहुत सवाल थे, जी। और हरियाणा के लिए अग्निवीर बड़ा मुद्दा चुकी है। जी। और बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि बहुत सारे जो लड़के हैं, युवा हरियाणा राजस्थान के, ज़्यादा जाते हैं फौज में और महीनों सालों तक तैयारी करते हैं। तो एक ये तो अग्निवीर को लेकर जो नाराजगी थी, वो 10% रिजर्वेशन, जिसको बहुत प्रसारित किया गया हर राज्य में, क्या इससे फायदा होगा? ये सर डैमेज, या नाराजगी कम होगी? ये डैमेज कंट्रोल है। ये डैमेज कंट्रोल है। इसको एक बात हमें इसको वैसे करके समझिए। उस दिन परसों भी हम चर्चा कर रहे थे। हरियाणा के अंदर, हरियाणा की देश के प्रति जो आबादी है 140 करोड़ में से, हरियाणा की उसमें से आबादी है 2.5 करोड़, 2 करोड़ 60 लाख। दैट इज लेस देन 2%। और हरियाणा के जो सैनिकों की संख्या है भारतीय सेना में, वो 10% है। यानी कि हर 10वां सैनिक आपका हरियाणा से आता है। ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है विज़ योर पॉपुलेशन पर कैपिटा। वहाँ के बच्चों का फर्स्ट कैरियर क्या था? खासतौर पे जब आप हरियाणा आएंगे, साउथ हरियाणा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांव वाली ये बेल्ट, और भिवानी तक चले जाइए, रोहतक तक आ जाइए, सोनीपत तक आ जाइए, एक बहुत बहुत बड़ी बेल्ट है जहाँ पर इसका फौजियों के लिए, फौज के लिए था। और हरियाणा से हर साल 5,000 फौजी नियमित भर्ती होते थे। अग्निवीर स्कीम आने के बाद वो इनटेक भी कम हो गया और बच्चों का इंटरेस्ट भी कम हो गया। तो आज हरियाणा में हालत ये है कि जो बैच अब तक आए हैं, हरियाणा के बच्चों ने इतना एक तरीके से डिटेक्ट कर लिया है कि 250 से 250 बच्चे ही अग्निवीर के लिए हरियाणा से जा रहे हैं। 5,000 और 250 कम हो गए, मतलब वो 1/20 हो गया साहब, लेस देन 1, मोर देन 1/20। तो ये यार, दूसरा बात, फौज की जब आप अग्निवीर में जाते हो, ना तो आपकी नौकरी रेगुलर है 4 साल की है, ना पेंशन है, ना भत्ते हैं, और ना ही शहीद का दर्जा है विज रेगुलर सैनिक। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि उनको आते ही इन पे नौकरी देंगे? क्या आपके पास, आज मैं अग्निवीर था, मैं रिटायर होके आया, क्या आपके पास कोई रेगुलर भर्ती का कैलेंडर है? क्या ये आज आए हैं 6 महीने वाला बैच या साल वाला बैच या 1.5 साल वाला बैच, इसमें ये आ जाएंगे? क्या ऐसी कोई स्थिति है? जवाब है ना। ये केवल जो कि लोकसभा चुनाव के अंदर आपको बड़ा भारी डैमेज हो गया, उसके बाद एक ये सोची समझी उसके तहत उसको एक सिचुएशन को डिफ्यूज करने की बात है, नाराजगी को दूर करने की बात है, और युवकों को, यूथ ब्रिगेड को एक तरीके से गुमराह करके कि नहीं हमने आपका आरक्षण कर दिया। आपने 1,20,000 बच्चों को कौशल रोजगार में लगा रखा है, उनको रेगुलर कर लीजिए ना पहले। जो अग्निवीर बेचारा ठेके पे वहां से आया है, उसी को अगर आप यहाँ ठेके पे रेगुलर कर देंगे तो क्या करेंगे बताइए? तो ये सब मुद्दा चुनाव में इस बार केवल बीजेपी के लिए
मुसीबत बनेगा। लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी दिक्कत इनको हुई है। हाँ। यूथ की जो सबसे बड़ी डिसेंचेंटमेंट थी वो यूथ की तो थी, उसका परिणाम आपके सामने है, 10 में से 5 रह गए। तो ये जो चीज है, और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के जाने के बाद, हटने के बाद 12 मार्च को नायब सिंह सैनी ने उनके बहुत सारे फैसलों को अंडू करने की कोशिश की और उनको ठीक करने की कोशिश की, बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली भी। और अब हालत यह है कि चुनाव आयोग ने ये कहा कि भाई अब 16 तारीख को आचार संहिता लग गई है, अब आप कुछ परिणाम घोषित नहीं कर सकते, विच इज ए फैक्ट ऑल्सो, वो चुनाव को प्रभावित करता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये सारी भर्तियां आपको करनी थी तो आपको साल पहले किसने रोका था, 2 साल पहले किसने रोका था, 10 साल से आपने ये बैकलॉग क्यों होने दिया? कोई रीजन होगा ना, उसकी कोई जवाबदेही चाहिए, जवाब दे। इतना बैकलॉग आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अब एक और खबर है, खबर कर विज्ञापन है कि हमने कहा ही नहीं करके दिखाया। और ये नायब सिंह सैनी है जो खट्टर साहब को रिप्लेस करके बने थे चुनाव पहले। 3400 करोड़ की लागत से 600 परियोजनाओं का में से 220 का उद्घाटन हो गया, 380 का शिलान्यास हो गया। तो भाई 220 का उद्घाटन मतलब कंप्लीशन, मतलब पूरा हो गया, और शिलान्यास भी हो गया 380 का। तो 220, हालांकि मुझे नहीं पता ये कौन सी परियोजना है 3400 करोड़ की, लेकिन इतना काम तो हुआ फास्ट ट्रैक, इससे तो यही लगेगा किसी को। ये जो आपने 220 उद्घाटन किए, हाँ। क्या आपने इस कार्यक्रम का फाउंडेशन भी इन्होंने रखा था क्या? सवाल आएगा ना। 220 उद्घाटन है, ये कहीं पिछली सरकार के तो नहीं थे। शिलान्यास 100% आपके होते हैं, इनमें से कितने एग्जीक्यूट हो गए जरा ये बता दें। सी हुआ क्या है, उद्घाटन तो आप रोज कर लीजिए, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रोज उद्घाटन करके नहीं आते हो, कहीं मूर्तिगिरी मिलती है, कहीं कोई कॉरिडोर उड़ा मिलता है, कहीं मूर्तियां, सब तमाम, कल देखा आपने बॉम्बे में देखा और तमाम जगह। सवाल वो नहीं है, सवाल क्या होता है, आपकी टर्म 10 साल की है, 5-5 साल की 2, उसमें आपने कौन से प्रोजेक्ट लाए, किसका फाउंडेशन किया, कितनों का उद्घाटन किया। अच्छा, मान लीजिए कोई फाउंडेशन हुड्डा सरकार के समय भी था, कोई सड़क हो, कोई भवन हो, कोई अस्पताल हो, कोई कॉलेज हो, और वो अगर आपने पूरा कर दिया तो भी होगा ना, पूरा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं, उसमें कहीं कोई समस्या, अधूरा छोड़ देंगे तो अधूरा। मैं तो केवल एक बात कहता हूँ, मेरिट ये कहती है कि आपने जो फाउंडेशन रखे थे उनमें से कितने वहां तक पहुंच गए, और उसका डेटा है। उसका डेटा क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, खास तौर पे इस रेफरेंस में बताइए। इसका रेफरेंस ये है कि महम एयरपोर्ट और सोनीपत एयरपोर्ट, इसका महम एयरपोर्ट और सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री, ये आपको ध्यान है यूपीए के टाइम में मनमोहन सिंह जी ने अप्रूव की थी। कहाँ है वो, कहाँ चलेगी? उसकी फाउंडेशन भी हुई क्या? वो कहाँ चलेगी? एम्स जो था मंजूर शुदा, वो कहाँ चला गया? अभी तक कागजों में यहाँ उद्घाटन करेंगे फाउंडेशन करेंगे। 10 साल में जो एम्स बनना चाहिए था उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए थी। ये स्थिति है। मेट्रो कितनी एक्सटेंड की इन्होंने भाई 10 साल में। एक मेट्रो आजकल डेवलपमेंट का है ना, खास तौर पे हरियाणा जैसा स्टेट जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, और एनसीआर का बहुत मेजर हिस्सा हरियाणा में आता है। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने इतने किलोमीटर मेट्रो बढ़ा दी। ये जवाब है, लोगों को कन्विंस होती है उससे। उसके अलावा रेलवे लाइन कितनी बिछी? नहीं, मंजूर शुदा है जो है आपने, नहीं कितनी मंजूर कराई, ये एक जवाब है। उसके अलावा कितने पावर प्लांट्स आपने लगाए? डेवलपमेंट का एक पैरामीटर है, बिजली की मांग देखिए सदा बढ़ती रहेगी। आपने कितने पावर प्लांट नए लगाए, फाउंडेशन किया, चालू किया, ये भी एक पैरामीटर। इसका कहीं जवाब नहीं है। आपने लिख दिया 280 उद्घाटन किए, 580 लिख दीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट दैट। सब्सटेंशियल क्या काम किया आपने? जो आपने मेगा प्रोजेक्ट, आपने कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज बढ़ाएंगे, ये मुझे याद है 2014। केवल ये बता दें कि इतने मेडिकल कॉलेज चालू हो गए। तो 22 जिले हरियाणा में, 22 जिले में से कितने जिले में मेडिकल कॉलेज बने? चूंकि मुझे नहीं पता, आपके पास कोई ऐसा नंबर? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कौन सा नया मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, उसका नाम बता दे। नहीं हुआ कोई चालू। कल्पना चावला भी अभी तक अधर में। अच्छा, 10 साल में कोई मेडिकल कॉलेज चालू कौन सा किया? 2 मेडिकल कॉलेज थे यहाँ पर। प्राइवेट देखिए, प्राइवेट बहुत है, प्राइवेट का इशू नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात थी। इनका आप उद्घाटन वो कीजिए आप 2014 का मैनिफेस्टो, पता लग जाएगा आपको। उसमें सबसे बड़ा वायदा है हर जिले में मेडिकल कॉलेज, पता लग जाएगा। तो भाई आप के हिसाब से लग रहा है कोई काम ही नहीं हुआ 10 साल में? काम भी तो बहुत हुआ होगा। नहीं, काम हुआ है। मैं कोई भी सरकार देखिए ऐसा तो ही नहीं सकता। 10 साल चल रही सरकार तो काम करेगी ना, खाली डिफंक्ट होके बंद होके नहीं रहेगी ना। खाली बैठना भी एक काम होता है, लफाजी करना भी एक काम होता है, सुबह से शाम तक दूध भी बजाना भी एक काम होता है, प्रचार करना भी एक काम होता है, डबल इंजन भी एक काम होता है। लेकिन हकीकत तो कुछ और है कि जिस डबल इंजन के सहारे आपने सत्ता 2 बार ली, एक्चुअल में वो हरियाणा की, जब आप हरियाणा में आएंगे ना, मेरे से मत कहलवाइए, अब आप हरियाणा में जब भी आएंगे, सड़कें, पानी, बिजली, सीवर, सिविक एमिनिटीज, आप कुछ भी देखते जाइएगा,
विदाउट किसी भी तरीके का आपको करने की बजाय आप खुद वहां कर, इस पर मुझे चाहूंगा एक स्टोरी कीजिए आप लोगों से ग्राउंड पे आकर के, भाई तुम्हारे यहाँ क्या था और आज क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी जनता को करने दीजिए। मैं और आपको कोई कह सकता है कि ये यूं है या यूं है, लेट पीपल से ऑन ग्राउंड आपको दिखाएंगे कि साहब ये है। तो 10 साल के अंदर केवल फर्जी दावे, धर्म के आधार पर विभाजन, जाति के आधार पर विभाजन, और ये कर दिया वो कर दिया फला कर दिया। हकीकत में ये है कि जो जितने भी वायदे, जो अचीवमेंट कितने खोल लीजिए आप, अरेका कर लेंगे हम, सबकी स्थिति यही है। अब जिससे ये है नॉन स्टॉप हरियाणा में कि कई कॉलेज और स्कूल जो खुले प्रदेश में, हर 20 किलोमीटर पर सरकारी कॉलेज खुले, 241 पीएम श्री विद्यालय खुले, 1419 प्राथमिक राजकीय मॉडल स्कूल खुले। तो भाई हर 20 किलोमीटर पर सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं। जी तो ये तो बहुत बड़े। पंचकुला में निफ्ट खुला, रोहतक में IIM, सोनीपत में IIT, ये सब ये कब खुला? हाँ। ये सारे कांग्रेस के। अच्छा, ये फैशन पौधे की कब खुला था निफ्ट? ये रोहतक में IIM कब से चालू है? जब मनोहर लाल जी आए उससे पहले से। अच्छा गिनिए आप इसको। और ये जितना IIT का दिल्ली का, ये सारे चेक करवाइए कब से है। ये सारी पुरानी परियोजनाएं जो चालू थी, कंप्लीशन हुई। आपका कोई कैंपस यहाँ चल रहा है, बिल्डिंग चल रही थी, 70-80% कंप्लीट थी, इसमें आ गया, शिफ्ट हो गया। इट्स लाइक दैट। IIM हरियाणा रोहतक में बहुत पुरुष 10-12 बैच आली बार पास आउट होके। हरियाणा के अंदर इसमें मैं पूछता हूँ कि कितने स्कूल बंद किए? 5000 स्कूल बंद किए, 5000, जो जहाँ पे बच्चे कम थे, हाँ। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द मोबिलाइजेशन बच्चों का, उसमें 5000 स्कूल बंद हुए हरियाणा। सरकारी स्कूल? यस सर। ये थोड़ा यकीन से परे है। आप डेटा निकाल लीजिए। 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। बंद हुए हैं अलग अलग स्कूलों के, जहाँ पर बच्चे कम थे उनको बंद करके मर्ज कर दिया गया। यहाँ का स्कूल 2 किलोमीटर वाले दूर के साथ कर दिया, दूर वाला दूर के साथ कर दिया, क्योंकि बच्चे पूरे नहीं थे। तो कुल मिलाकर के जो तीनों, मतलब ये सही डेटा है, एग्जैक्ट डाटा है जो मुझे बताया गया है। उसको मैं इसको आपको वो कौन सा स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी और वो है वो भी आपको भेज दूंगा। कोई लंबी चौड़ी बात, थोड़ी हैरानी की बात है। हाँ नहीं ये है बंधु भाई, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि हर 20 किलोमीटर में सरकारी कॉलेज खुले और इतने 1419 प्राथमिक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय खुले। घोषणा करना खुलना नहीं होता। नहीं, खुले लिखा हुआ, शुरू लिखा हुआ है। ये PR की एक्सरसाइज है, कुछ भी लिख दीजिए आप। आपने घोषणा कर दी, स्कूल खुल गया क्या? कल ही 2 दिन पहले भाई कुछ तो खुला होगा। हाँ, 10 साल में अगर उतना नहीं है। 1419 खुला, ये तो हो सकता है 1319 खुला, 100 ही चालू हुए होंगे, बाकी घोषणाएं हैं प्रोसेस में। घोषणा करना, लागू होना और चालू होना नहीं होता। 3 दिन में पहले पढ़ रहा था कि रोहतक में PM श्री का बोर्ड लगा दिया, और उसमें जो पैरामीटर्स में फैसिलिटी है वो कोई भी नहीं है। वो ब्लाउज PM श्री लिखा हुआ है। हाँ, 241 PM श्री विद्यालय। घोषणा कर दिया आपने, लेकिन उसमें लागू कितना हुआ, सवाल ये नहीं। तो कुल मिलाकर के जो ये सारी चीजें है ना, दावे का फैक्ट चेक आपने बड़ा अच्छा किया। एक अच्छा है, अभी हमारे सहयोगी उपेंद्र ने निकाल के दिया कि हरियाणा में 800 स्कूलों को बंद करने की तैयारी। और फर्दर नहीं, ये 7/1/2024 का 7 जनवरी का है। 7000 स्टूडेंट होंगे शिफ्ट, दूसरे स्कूल में जाने के लिए मिलेगी वाहन सुविधा। हरियाणा में 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी हो गई है, और ऐसे करीब 7300 बच्चों की लिस्ट तैयार की गई है। तो मान लीजिए अगर 20 से कम बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, और अगर सरकार को लगा इसको बंद करके कहीं शिफ्ट कर दे और वाहन का इंतजाम कर रही है सरकार, तो गलत भी नहीं है। कर रही है, अभी किया तो नहीं ना, अभी तो आपने प्लान किया है। इसमें कहाँ लिखा है कि चालू हो गया? तैयारी, अब तैयारी रहेगी। खबर देखिए कब है, कब की खबर है ये? जनवरी की है, 7 जनवरी 24। आज कितना अगस्त में? 28। तैयारी थी, तैयारी अब भी है, और तैयारी 26 तक भी रहेगी। हाँ, तैयारी मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें से तैयारी कितनी है, प्रपोज्ड कितना और एग्जीक्यूटेड कितना है। नहीं, उसके बाद सवाल वो है। बहुत तरह की स्कीम की भी तो बात कर रहे हैं ना आप, कि सबको खारिज कर रहे हैं। नहीं, खारिज नहीं कर रहा, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ, जवाब मांग रहा हूँ। और ये काम मेरा नहीं और आपका नहीं है, सॉरी। मीडिया के नाते हमारा काम है कि जब पक्ष और विपक्ष बहस करें, ऑब्वियसली मेरा काम है फैक्ट चेक करना। हमारा काम फैक्ट चेक करना। हम लोगों का यही काम है। कई बार जो दावे किए जाते हैं, मान लो ये आ गया कितने करोड़ शौचालय बन गए, तो उसमें कई बार आता है कि 10%, 20% शौचालय किसी जिले में है जहाँ जो शौचालय में ना सैनिटेशन है, ना पानी है, ना कुछ, एक डब्बा लगा हुआ है। ऐसी स्टोरी खबरें आती रहती है। हमारा काम है उसको चेक करना कि क्या जमीन पर वो योजना उसी शक्ल में उतरी जिस शक्ल में उसका प्रचार प्रसार किया गया, चाहे PM आवास हो, चाहे शौचालय हो। बहरहाल सिलेंडर का हाल हम देख ही रहे हैं कि सिलेंडर में हमने पूरे यूपी, राजस्थान, MP में सब जगह देखा कि सिलेंडर 1100 का हो गया, 1000 का हो गया। महिलाओं ने घर में सिलेंडर टांग दिया, चूल्हा फूकना शुरू कर दिया। गिनती तो आप दिखाओगे इतना सिलेंडर आप। 182 सरकार, आपने कहा बड़े कॉलेज खुल गया, हर 20 कॉलेज में खुल गया। हरियाणा छोटा प्रदेश है,
आपने कहा 120 कॉलेज खुल गए, आपने नहीं कहा, वो विज्ञापन ने कहा। वही हाँ। आप भी आप उसमें हाँ। व्यक्तिगत कुछ नहीं है। 182 सरकारी कॉलेज है साहब हरियाणा में, और उनके अंदर 7,988 लेक्चरर्स के और प्रोफेसर्स के पद हैं। यू विल बी शॉक टू नो उसमें से 4618 पद खाली, मना करे बीजेपी। 4618 पद खाली है साहब। वो कॉलेज आपने खोल दिए, वो आपकी दीवारें पढ़ाएंगी क्या आपको? आई एम सॉरी टू से दिस, दीज आर फैक्ट्स एंड दीज आर नेकेड फैक्ट्स, यू कांट डिनाई, लेट देम डिनाई इट। सवाल ये नहीं है, सवाल केवल इतना है कि आज की तारीख में, मैं जो आपको परसों भी कह रहा था आज फिर कह रहा हूँ, एक प्रोग्रेसिव स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक विजन चाहिए होता है, आपको एक दिशा चाहिए होती है, आपको एक क्लैरिटी चाहिए होती है कि मेरा गोल ये है, और फिर आप काम करते हैं। आपकी अचीवमेंट्स क्या है? ये विज्ञापनबाजी अचीवमेंट नहीं होती। अचीवमेंट है नेट डिलीवरी, नेट सब्सटेंशियल ऑन ग्राउंड। वो चर्चा कीजिए आप, वो बताइए क्या है क्या नहीं। कुल मिलाकर के अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड देखें, हिंदुस्तान में बेसिक शिक्षा कहाँ होती है साहब? जेबीटी में, जूनियर बेसिक टीचर्स 5वीं तक के। आप जानकर हैरान हो जाएंगे 10 साल में एक भी जेबीटी भर्ती नहीं किया। आप कह रहे मैंने तो स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए। बताइए अगर एक जेबीटी खोला हो तो एक रेगुलर भर्ती की और लेक्चरर्स की आपने तो 10 साल में रेगुलर एक सिंगल जेबीटी टीचर लगा, एक सिंगल पूछ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता? मैं तो लेट देम चैलेंज, आई एम चैलेंजिंग देम, लेट देम कम विद डिटेल्स। एक सिंगल भर्ती जेबीटी की नहीं हुई, और 10 साल में एक भर्ती नहीं हुई सर जेबीटी की। और जो पहले हो रही थी, होती थी नहीं होती थी, वो बेसिकली इतना बैकलॉग नहीं था क्योंकि स्कूल लगातार बंद करते जा रहे हो आप। ओके, तो फिर उतनी डिमांड भी कम हो जाएगी। सवाल सर देखिए ऐसा होता है, बेसिक शिक्षा इस देश के संविधान में है, शिक्षा आपका अधिकार है, शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। उसके बाद आप स्कूल बंद कर रहे हैं लगातार और नई भर्तियां कर नहीं रहे। कॉलेज का मैंने आपको बता दिया 50% से ज्यादा पोस्ट खाली है, तो कॉलेज बढ़ाते रहिए, आप क्या करेंगे उसका? ये लॉजिक से लेट देम कम क्लीन ऑन द रिकॉर्ड। अब जैसे ये है हम हरियाणवी श्रमिक अब अपनी बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए तक का शगुन पाते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा। अगर ये है तो अच्छी बात है कि ये है इसका अच्छी बात है। 672 करोड़ की शगुन राशि सीधे बैंक में पहुंची गरीबों को, अगर बेटी की शादी के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये बहुत पहले एक योजना आई थी नेशनल लेवल पे, ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं ना, वही श्रमिक बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनका जो आप जो सैलरी देते हो या जो भी करते हो, उसका एक हिस्सा जो बिल्डर है या जो एम्प्लॉयर है, उससे सीधा सरकार के श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा होता है। और उसमें से पहले कुछ शायद 30,000 था, उसके बाद शायद 51,000 हुआ था, ऐसा कुछ था। ये चीज फैक्ट है, कितनों को मिली वो एक सवाल हो सकता है, बाकी ये चीज फैक्ट है। जो चीज सच है वो सच है। अच्छी बात है। उसके बाद है खेल को लेकर, हरियाणा में खेल को लेकर इतने जो पहलवानी और कुश्ती तीरंदाजी सब होता है। अब इसमें है नॉन स्टॉप हरियाणा, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं, और कितने कितने क्या पदक मिले और किसको क्या दिया ये है। तो ये बात तो सही है कि हरियाणा में खेल को लेकर खिलाड़ियों की भूमिका तो है। अब सरकार की भूमिका यही है कि आप मोटिवेट करिए। स्वर्ण पदक वाले को 6 करोड़, रजत पदक वाले को 4 करोड़, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़, ओलंपिक प्रतिभागी के लिए जो इन्होंने कहा है 15 करोड़ 15 लाख, तो ये तो अच्छी बात। हरियाणा खेलों को प्रोत्साहित करने में सदा से नंबर 1 रहा है। पिछले ओलंपिक में हरियाणा का क्या कंट्रीब्यूशन था इस बार का? मोस्ट ऑफ द मेडल्स आर फ्रॉम हरियाणा। आप अगर बार बार देखेंगे, सवाल ये कि आपने ये बड़े सारे दावे करे, ये तो पहले से चल रहा है। 5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़, ये तो विनेश को भी मिला है। पिछली बार नहीं मिला था क्या? मिला था। और हर सरकार 5 साल के बाद उसको बढ़ाती भी, उसमें भी कोई शक नहीं। सवाल केवल क्या है कि खिलाड़ियों को बेसिक फैसिलिटीज क्या उनके डोर स्टेप्स पे देते हैं आप टू ग्रूम देम? एक, या मैं मेडल जीत लाया उसके बाद मुझे 5 करोड़ देके पार कर देते हैं। अगर खेल जो है एक प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, आप अच्छा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, बढ़ता जाएगा बच्चा, प्रैक्टिस करेगा, ट्रेनिंग करेगा और बढ़ेगा। या मैं कहीं से, अभिनव बिंद्रा था, अभिनव बिंद्रा ने अपनी प्राइवेट रेंज में फायरिंग की, तो उसमें सरकार का क्या है? बेसिकली मेरा कहना यह है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, लेकिन खिलाड़ियों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रास रूट के ऊपर उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी, उनकी कोचिंग फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर वो दिया जाना चाहिए, जिसमें हरियाणा सीवियरली लैक करता है। ये हकीकत है। और खिलाड़ियों की अगर बढ़िया हालत आपको जज करनी हो तो जंतर मंतर पे आपसे ज्यादा कौन जानता, आप तो खुद गए थे। जो 36 दिन 140 दिन तक प्रदर्शन हुए, जिसमें 36 दिन तो एक्टिव प्रदर्शन हुआ, वो आंदोलन 140 दिन चला। जनवरी से शुरू हुआ 140 दिन। खिलाड़ियों की हालत ये हुई कि उनको सड़कों पर, इधर पार्लियामेंट का आपको पता है उद्घाटन हो रहा था, और उधर जो विनेश उनके यहाँ पर जूते और वो कैसे फोटो आपने देखे होंगे, डरावने फोटो,
वो भी खिलाड़ियों का ही है। खिलाड़ियों के प्रति क्या राय है तब के सीएम की, तब डिप्टी सीएम की। प्रधानमंत्री जी 5 किलोमीटर दूर थे, वो पेरिस तो उनका फोन मिल जाता है। आप कोई पेरिस में फोन तुरंत मिलता है उनका, ISD जंतर मंतर पर नहीं मिलता। सोचना चाहिए, बेटियां हैं देश की। और मैं फिर कहता हूँ, ये जो पदक है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, ये विनेश के नहीं, ये देश के हैं। और इसके लिए सरकार को जो बढ़ाना है वो बढ़ाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट पर, इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग कि मैंने ये कर दिया। अब आप ये बताइए, विनेश फोगाट जो आगे बढ़ी, उसकी मूल ट्रेनिंग तो उसके ताऊ नहीं की ना, ये सरकार ने कुछ किया था? सरकार तो ट्रेनिंग, सरकार तो सुविधाएं मुहैया कराती है। सरकार देखो कितने कबूतरदार, देखिए क्या दृश्य है, देखिए दिल्ली के आप गजब जगह पे हम लोग बैठे हैं, दृश्य है। सरकार का काम तो सुविधाएं मुहैया कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, मैं बोल रहा हूँ सुविधाएं मुहैया कराना और मोटिवेशनल माहौल क्रिएट करे जिससे खिलाड़ी पैदा हो या खिलाड़ी ट्रेंड होकर ओलंपिक जीते या जो भी गेम्स में जाए। हाँ, वही काम होना चाहिए। तो वो काम हो रहा है ना। आपको जानकर हैरानी होगी, साक्षी मलिक पिछले उसमें मेडल लेके आई थी, कांस्य पदक। मैं पंचकुला होता था उन दिनों, मैं अपनी बिटिया ने कहा कि मुझे उससे मिलना है बच्ची से, मैं उसको लेके आया। तो उसने जैसे पहलवानों की आदत होती है सर करके, उन्होंने कहा सर हमारा ये एस्ट्रोटर्फ फटा पड़ा है, आप बोल सकते हो। उस टाइम ACS थे मिस्टर अशोक खेमका, उनको मैंने वहीं से फोन किया और मैंने कहा जी साहब ये देखो, वो आगे अलग बात है, उनके पास था, वो आ नहीं रहे थे। तो आपके स्टोर में पड़े पड़े क्या एस्ट्रोटर्फ करते हैं क्या, वो सॉरी ये गद्दे जो अशोक खेमका वो जो चर्चित है, हाँ वो उस टाइम ACS सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स के, तो वो गद्दे होते, सॉरी गद्दे थे वो, और एस्ट्रोटर्फ फटा हुआ था राजीव गांधी स्टेडियम का। मैंने वो भी बताया कि वहाँ खड़े हैं साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं ये भी ठीक कराता हूँ। तो इन चीजों का जो रेगुलर एक मॉनिटरिंग और वो सारी चीजें होनी चाहिए, मुझे लगता है वो करनी चाहिए। स्पोर्ट्स में हरियाणा एक्सेल किया है इंडिविजुअली सब। अब जैसे मनु भाकर है, मनु भाकर ने प्रैक्टिस की अच्छी, तो क्या सरकार हरियाणा में हर जिले में नहीं, क्या 4 जिलों में बढ़िया रेंज बनवा सकती है? सवाल, हरियाणा में एक भी रेंज नहीं है सरकारी, बता दे सरकार। रोहतक के बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं शूटिंग में, वो सारे के सारे यहाँ करणी सिंह में आते हैं, फरीदाबाद के पास। तो हर जिले में या नहीं तो 4 जिले में एक डिवीजन पे आप एक रेंज बढ़वा दीजिए। सरकार के लिए कौन सी बड़ी चीज है? वो बच्चे प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके हिसाब से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? नोवेयर मतलब कुछ काम नहीं किया, ये तो कहना ठीक नहीं होगा। नोवेयर इज जो आप हरियाणा की जो अचीवमेंट है विजे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करोगे तो बहुत उस अनुपात में नहीं हुआ आपके हिसाब, बहुत ही कम है। अब एक चूंकि लंबा वीडियो हो रहा है, अब एक गैस सिलेंडर को लेकर हमेशा बात होती है, चूंकि प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में लगातार इस योजना का जिक्र करते हैं, उज्ज्वला योजना। अब ये है कि 40 लाख परिवारों को हर महीने एक सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। तो एक रियायत है, सब्सिडी है, और ये एक बड़ी बात है। अगर इसमें लोग तारीख भी बता दीजिए। तारीख तो हम कैसे बताएंगे? विज्ञापन की तारीख, विज्ञापन की तारीख है 8 अगस्त 2024। और ये सत्ता में कब से है? 14 से। हाँ, और तब से तो 1100 ले रहे थे। नहीं 14 में 1100 नहीं था, ग्रेजुअली 800 से शुरू हुआ था, 1100 पे आ गया। 600-500 से शुरू हुआ था बड़ा, फिर वो कम भी बीच में किया। 800 से नीचे कभी कम नहीं हुआ, और फिर 1100 800 से नीचे नहीं, और आज 1100। ये बढ़ाया किसने था? और अगर अब हम 500 दे सकते हैं तो इन गरीबों को तो पहले भी 500 में दे ही देना चाहिए था। मेरे आपको मत दो, इनको तो आप कभी से भी दे सकते थे। इनको चुनाव से पहले, लोकसभा से पहले भी लेते तो बेचारों का भला हो जाता। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट अजीत जी। इसकी जो टाइमिंग है, मैं कहता हूं आपने 1100 का क्यों दिया और 500 का अब दे सकते हो, तो 500 का पहले भी दे सकते थे, कम से कम इन लोगों को। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, 40 लाख जो अंत्योदय परिवार उन्हीं को दे देते। ये तो प्रधानमंत्री की योजना ना, हर घर में सिलेंडर की, उज्ज्वला योजना। तो अच्छा, आपके यूपी में तो, बिहार में क्या कहा था कि फ्री सिलेंडर भी देंगे साल में 2, वो भी चेक करवा लीजिए कितनों को दिए गए। वो तो राजस्थान चुनाव में भी हुआ, चुनाव के ठीक पहले 450 में सिलेंडर का अनाउंस हो गया, चुनाव के पहले। जी। ऐसे सिलेंडर 950-1000 में जितने में मिल रहा था, 450 का ऑफर आ गया। तब भी लोगों ने कहा कि यहाँ चुनाव है, यही 450, बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया? अच्छा, चुनाव नहीं है उसलिए वहाँ नहीं। इसको भी छोड़ दीजिए। हरियाणा में आप 500 का दे रहे हो, बाकी बीजेपी शासित प्रदेशों में भी कर दो यार। कि बाकी का क्या कर दो भाई, बाकी का क्या गुनाह है? तो मेरा ये बात है कि मैं बिहार में रहता हूँ, मैं 1100 दूंगा, आपका ये सो आ गया, आप हरियाणा में रहते हैं आपको 500 मिल जाएगा। दिस इज नो वे। और ये मैं तो कह रहा हूँ, ये जो गरीब जिनकी बात कर रहे हैं, आप इन्हीं को दे देते, इन्हीं को सब्सिडाइज कर देते, वो भी नहीं किया। पूरे देश के अंदर आज वर्ल्ड के, देखिए ये सारी चीजें मैं और आप तय नहीं करते, ये इंटरनेशनल मार्केट तय करती है। पिछले कुछ समय में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कितनी कम हुई है? रशिया से कितना सस्ता तेल आया है, आपने 5 पैसे कम किए क्या? सारा तेल बेच करके आप रियायती तेल बेच करके
आम आदमी को 1 रुपए का 1 लीटर 1 रुपया सस्ता हुआ बता दो ये पेट्रोल। सरकार के खजाने में पैसे भी तो चाहिए टैक्स के। उद्योगपति मित्रों को जा रहे हैं साहब, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मिलियंस एंड बिलियंस। मैं कह रहा हूँ आम आदमी जो कम हुआ है, वो जो लागत कम हुई है जो सरकार की, कम से कम उस प्रोपोर्शन में या उसका कुछ हिस्सा तो आम आदमी को दे दो। ऐसे ही गैस का है, जब पेट्रोलियम पदार्थ घटेंगे तो एलपीजी भी घटेगी। चुनाव वाले राज्यों में क्यों, हर राज्य में क्यों नहीं, कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं? सवाल तो जायज है। चलिए, विज्ञापन तो और बहुत पन्ने हैं, लेकिन लंबा वीडियो होगा तो ये बात हम अलग अलग समय फैक्ट चेक करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अभी हेमंत जी ने अपने हिसाब से जो इनके पास जानकारी थी उसका जिक्र किया, लेकिन हम जरा हरियाणा जब जाएंगे अलग अलग जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में, तो वहाँ भी लोगों से समझेंगे कि सरकार ने क्या किया, स्कूल कितने खुले या हॉस्पिटल कितने खुले, या रोजगार का अगर सरकार करे ये 1,44,000 लोगों को नौकरियां दे दी, तो क्या 1,44,000 वाकई नौकरियां मिली और सीधे सरकारी नौकरी मिली, क्या मिली, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ है अभी आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में क्या है? देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है साहब फार्म डिस्ट्रिक्ट्स। जो किसान आज भी आपको पता है 13 फरवरी से अभी बैठे हुए बॉर्डर पे, जम्मू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब हमारे एमएसपी की गारंटी दे दो। अगर आपको याद हो, जब ये 378 दिन वाला आंदोलन खत्म किया था, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? एक कमेटी भी बनाई थी और ये कहा था कि आपकी सारी बातों को पॉजिटिव करेंगे। तो वो कमेटी कहाँ है? जरा आप तो दिल्ली में हो, पता कर उसकी कई बैठकें हुई, लेकिन उससे कुछ किसान तो नहीं है उसमें। हाँ, उसमें रिप्रेजेंटेटिव तो सबके थे, उसमें किसान भी थे, सरकार समर्थक किसान संगठनों के लोग थे, लेकिन उसमें नेट आउटकम क्या है साहब? सवाल तो ये है, फार्म डिस्ट्रेस जो है वो आज इस रीजन की हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से एक बड़ी प्रॉब्लम है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी की है। जो हरियाणा जैसा प्रोग्रेसिव प्रदेश 37% पे खड़ा हुआ है, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे रोजगार नहीं मिला, मैं क्या करूंगा? मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा। मैंने आपको परसों भी कहा, 22 में से 13 जिले 22 में से 13 नशे का हब बन गए। क्या ये छोटी बात समझते हैं आप? यूथ का डिस्ट्रेस नहीं है। जो यूथ मेहनत करता था, दौड़ लगाता था, वर्जिश करता था, फौज में जाता था, वो आज नशेड़ी हो रहा है या वो जमीन बेच के पलायन कर रहा है। क्या ये हरियाणा जैसे प्रदेश को शोभा देता है? मैं तो एक लेमैन के नाते, एक हरियाणवी होने के नाते, पत्रकारिता को साइड में भी रख दीजिए, जो दयनीय स्थिति आज है हरियाणा की, वो वास्तव में चिंतनीय है और इसको इसी रूप में, किसी की निंदा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये है कि जो कुछ हो सकता था वो नहीं किया गया। और क्या, और दूसरा भी सवाल है, क्या जो मैं तो हरियाणा के लोगों को कहूंगा, आप इन मुद्दों पर इस सरकार को भी घेरिए और जो आ रही है, जो जिनको भी आप वोट दे रहे हैं, उनसे भी ये पूछिए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। वो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी है। उसके अलावा तो आप इस लहर में घुस गए, मैं उसमें घुस गया, कोई भक्ति लीन, उससे देश नहीं बढ़ेगा। सवाल पूछिए और आगे बढ़िए, ये है डेमोक्रेसी। चलिए, बहरहाल ये सिलसिला हम लोग चुनाव तक जारी रखेंगे, चुनाव नतीजों तक। दरअसल आज आए तो हमने इस पर बात की, किसी और मसले पर ऐसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हरियाणा का चुनावी कवरेज हरियाणा के नेताओं, दिग्गज नेताओं से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टिकट बांट रहे हैं, जो हरियाणा में टिकट बांटने के बाद, फारिग होने के बाद चुनाव में लगेंगे, जुटेंगे, और जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, उन सब से इंटरव्यू करके उन सब से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मुमकिन हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किया है तो अच्छी बात है। नमस्कार।